नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो पाइलोरिक होता है, जो बिटवीन पाइलोरिक जो कैनोल होती है बिटवीन स्टमक और डिजेनियम, उन दोनों के बीच में जो कैनोल है उसमें क्या हो जाए, हाइपरट्रोफी हो जाए, वहाँ के सेल्स बढ़ जाएँ तो फिर उस दोनों के बीच में जो कैनोल होती है उसमें क्या हो, वो गैप कम हो जाए या फिर नैरो हो जाए वो कैनोल, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हाइपर जो कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं, जिसमें क्या हो कि डिजेनियम और स्टमक के बीच में जो कैनोल है उसमें वहाँ के जो सेल्स है वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो जाए। उसकी वजह से जो कैनोल की एक नॉर्मल मोमेंटम होती है जो चीज़ों को मूव करवाता है, कि उसमें वो कंडीशन नैरो हो जाए, वो जो कैनोल है वो नैरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वहाँ सेल ज़्यादा ग्रोथ होते हैं, फिर क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो उसका नैरो नहीं होता है, और उससे जो नॉर्मल होता है उससे नैरो हो जाए तो उसमें हम देखते हैं कि ये कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी हो रही है इस पाइलोरिक जो कैनोल है उसमें, और उसकी वजह से ये एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है। और उसके अलावा पाइलोरिक जो स्टेनोसिस है यूजुअली डेवलप इन द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ द लाइफ। जब फीटस जो डेवलप हो रहा होता है, जो डेवलपमेंट के टाइम फर्स्ट जो फ्यू वीक्स होते हैं स्टार्टिंग के, उनमें ही क्या हो जाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस बच्चे में हो जाता है, क्योंकि ये एक कंजेनाइटल है। कंजेनाइटल डिफेक्ट मीन्स कि बच्चा जब मदर की वॉम में डेवलप हो रहा होता है उस टाइम उसको कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इफ़ेक्ट होता है और डिफेक्ट बनता है बच्चे में। और इंसिडेंट्स की बात करते हैं कि कितने इंसिडेंट होते हैं, कि अगर 1 टू 8 जो 1 टू 8 जो इंसिडेंट होते हैं बर्थ जो 10,000, अगर 1000 नॉर्मल बर्थ है, ठीक है, ये मेल की, तो फिर उसमें क्या है कि वो 1 टू 8 हो जाते हैं। इतने केसेस क्या हो गए, पाइलोरिक कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस के हो सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स या फिर सिम्टम्स कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल नॉन ब्लोटिंग्स, वोमिटिंग्स आफ्टर एवरी फीडिंग्स, कंटेन जो है ना, अगर फीडिंग ले रहा है कंटेनिंग्स ओनली मिल्क, अगर जो है ना नॉन ब्लोटिंग होगी और वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग, चाहे वो कोई भी चीज़ कंटेन कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस उसको फीड क्या होगी, वोमिटिंग हो गई, क्योंकि वो चीज़ें अगर वो मिल्क भी ले रहा है तो भी उसको क्या होगी, उसके बार-बार क्या होगी, वोमिटिंग होगी, और उसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकता है बच्चा, और उसके अलावा इन्फेंट फ़ील है या हंगर, और उसके अलावा जो बच्चा है वो हंगर फ़ील करेगा, भूखा फ़ील करेगा, क्योंकि उसके जो नॉर्मल कंडीशन से वो चीज़ें नहीं जा रही है, उसको फ़ीड सही से नहीं हो रहा है उसकी वजह से। और फेलियर टू थ्राइव, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं जा रही है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, वोमिटिंग के थ्रू वो निकाल रहा है, तो फिर उसकी जो ग्रोथ या वेट होगा वो भी कम होगा। और उसके अलावा अगर हम देखें एनी ओवलिव शेप फ्रेम मास और 2 एंड 3 सेंटीमीटर इन द जो गेस्ट्रिनिज्म्स जस्ट राइट टू द अम्बिलिकल्स। और उसके अलावा उसकी जो भी अगर हम देखते हैं ये 2 से 3 वहाँ पे मास होगा जहाँ अम्बिलिकल है वहाँ पे। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस तरह से, और उसके बच्चे का क्या होगा, वेट लॉस होगा। और साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, यही क्या होती है कि माल न्यूट्रिशन की साइन होती है कि वो फेलियर टू थ्राइव में जाए और उसका वेट भी लॉस हो जाए, जो नॉर्मल वेट होता है उससे कम हो। ये सारी कंडीशन जब आती है बच्चे में, जब वो एबनॉर्मल, अगर उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो फिर उसकी कंडीशंस में ये सारी चीज़ें आ जाती है। अगर हम साइन और सिम्टम्स देखते हैं ना, सबसे पहले हमने क्या देखा कि ना हमें पता है कि वो जो बच्चा होता है डिहाइड्रेट रहता है, अगर वो कुछ खा रहा है या पी रहा है मिल्क वगैरह, तो वो उसको वोमिटिंग के थ्रू आफ्टर मिल्क या फिर फीडिंग वो क्या करेगा, वोमिटिंग के थ्रू उस चीज़ को निकाल देता है। उसको स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होती है, फेलियर टू थ्राइव में वो बच्चा होता है, उसका वेट गेन नहीं होता। ये सारे उसके सिम्पटम्स होते हैं जो बच्चे में हम मोस्ट कॉमन देखते हैं, क्योंकि उसको उसकी जो चीज़ें हैं वो स्टमक में जा ही नहीं रही है, तो उसकी वजह से उसको भूख ज़्यादा लगती है। ये सारी है ना हम कंडीशंस देखते हैं।
एक हम डिजीज़ की डेफिनेशन देखें उससे हमें पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं। उसके अलावा डायग्नोस टेस्ट की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं बेरिनियम्स जो मील होता है, मील ऑफ अपर जीआई जो जीआईटी सिस्टम होता है वो देखते हैं। और उसके अलावा एक्सरे करवाते हैं, जिसमें एक्सरे में हम देखते हैं कि बच्चे की कौन कौन सी जगह पे स्टेनोसिस है और कितना है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। और यूएसजी कर एब्डोमेन करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल कंडीशन उस पेशेंट को क्या है और किस वजह से ये चीज़ें हो रही होती है। तो हमें क्या है कि डायग्नोस में ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ही ज़रूरी होती है कि डायग्नोस हम अगर कर रहे हैं बच्चे का, तो हमें ये चीज़ें देखनी है ताकि हमें पता चले कि स्टेनोसिस कितना है और किस जगह पे ज़्यादा है, और उसके हिसाब से हमें उसे ट्रीटमेंट देनी होती है। और उसके अलावा बात करते हैं इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन में हम ऑब्जर्व द वाइटल साइन, वहाँ जो हम बच्चे के वाइटल साइन चेक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि स्टेनोसिस है, इसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशंस और हो रही है। और हाइपरट्रॉफी होती है, उसकी वजह से हमें देखना होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन, क्योंकि नैरो है तो वहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से फीवर वगैरह ये भी होता है। और उसके अलावा डिहाइड्रेशन हो गई है तो उसकी बॉडी की जो अगर फ्लूइड कम है तो उसकी भी सिम्टम्स हो सकते हैं, वो भी हमें देखने ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू करेक्ट डिहाइड्रेशन। हमें क्या है कि इम्पोर्टेंट होता है कि हमें करेक्ट डिहाइड्रेशन को मेंटेन करके उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उसको वाटर फ्लूइड देना चाहिए और उसकी हाइड्रेशन को प्रॉपर करना चाहिए। और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि प्रॉपर अगर फूड नहीं ले रहा है बच्चा तो फिर उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट हो गए। तो फिर हम क्या करें, बिफोर सर्जरी से पहले उसके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं, मॉनिटर स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट। और उसके अलावा हम स्ट्रिक्टली जो कहेंगे मॉनिटर करने को, कि हम देखेंगे कि उसका जो इनपुट और आउटपुट कितना है, ठीक है, वो कितना पानी पी रहा है, इनटेक कर रहा है और कितना वो आउटपुट कर रहा है यूरिन के थ्रू। ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके अलावा अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं तो वो वोमिटिंग एपिसोड्स हमें देखने होते हैं कि कितनी दफ़ा किसी चीज़ को खाने से इस बच्चे को वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, फीडिंग कर रहा है तो कितनी दफ़ा हो रही है दिन में, तो उस चीज़ को हमें क्या है कि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। वोमिटिंग की वजह से भी जो बच्चा होता है वो डिहाइड्रेशन में जाता है, तो उस वजह से हमें वोमिटिंग को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है उस बच्चे में। और उसके अलावा बात करते हैं ऑब्टेन डेली वेट। हम उस बच्चे का डेली वेट चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि वो बच्चा कितना माल न्यूट्रिशन में है, कितना फेलियर टू थ्राइव में है। तो उसको हम मेजर करने के लिए उसकी डेली वेट जो ऑब्टेन करते हैं। और उसके अलावा प्रिपेयर फॉर पेरेंट फॉर सर्जरी एंड पायलोमायोटोमी जो होती है उसके लिए हमें पेरेंट्स को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है ताकि वो भी अपना माइंड उस तरह से बना सके। और उसके अलावा इमोशनल उनको सपोर्ट देते हैं। और जो बच्चा होता है NPO रखते हैं ताकि वो बिफोर सर्जरी कोई भी ऐसी जो बिफोर सर्जरी हमें उनको कुछ भी नॉन पर ओरल रखना होता है, और ताकि वो अगर सर्जरी के दौरान कुछ चीज़ वोमिट ना कर जाए तो उसकी वजह से हम उनको उस बच्चे को नॉन पर ओरल रखेंगे। ये सारी इंटरवेंशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है ताकि हमें प्रॉपर एक गाइडलाइन से अच्छे तरीके से उस बच्चे की केयर करनी होती है। और ड्यूरिंग सर्जरी एंड बिफोर सर्जरी हमें ये इंटरवेंशन करनी होती है। उसके अलावा बात करते हैं पायलोमायोटोमी की, ठीक है, उसमें आता है रिस्ट्रिक्टेड जो होता है तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड में इंसिडेंस देखते हैं थ्रू द मसल्स फाइबर्स ऑफ द पायलोरिक, वहाँ के मसल्स कितने अगर वर्केबल है तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी जो सर्जिकली उसको कट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है उस बच्चे में। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑपरेशनल केयर क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉनिटर करेंगे, उसके मेंटेन करेंगे वाइटल साइन। सबसे पहले हम वाइटल साइन को चेक करेंगे, अगर एबनॉर्मल है तो उसको हम मेंटेन करेंगे। उसके अलावा मॉनिटर करेंगे स्ट्रिक्टली इनपुट एंड आउट इनटेक एंड आउटपुट उस बच्चे का देखेंगे कि वो कितना है। और उसके अलावा बीइंग स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग, और उसके अलावा स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग थोड़ा थोड़ा उसको खिलाएंगे, और फ्रीक्वेंटली मीन्स के थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको खिलाते रहेंगे।
और उसके अलावा ग्रेजुअली इंक्रीज अमाउंट ऑफ द इंटरवल बिटवीन फीडिंग अंटिल द फुल फीडिंग्स स्टार्ट। हम अगर किसी बच्चे को अगर फीड करवा रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, उसको स्लो स्लो और कम कम खिलाएंगे। उसके बाद हम उसको स्लो स्लो करके हम उसकी जो हाई फीडिंग पे आ जाएंगे, ठीक है, फुल फीडिंग पे आ जाएंगे, स्टार्ट कर लेंगे। और उसके अलावा आफ्टर फीड चाइल्ड शुड बी, उसके अलावा ब्रिप, अगर वो फीड के बाद उस बच्चे को देखेंगे कि वो ब्रिप तो नहीं हो रहा है, ये सारी। और उसके अलावा मॉनिटर एब्डोमेन डिस्टेंशन मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर सर्जिकल वाउंड कितना है, इन्फेक्शन कितना है। और उसके अलावा पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली हम उनको बोलेंगे कि आपको इस बच्चे को एक अच्छे तरीके से क्लीन इन्वायरमेंट और ये सब चीज़ें देनी है, ताकि इसका जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन इसके जो भी सर्जिकल साइड पे हैं वहाँ पे इसको इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन ना हो। तो ये सारी ही चीज़ें हमें पेरेंट्स को बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नर्सिस का काम क्या होता है, वो केयर करती है हॉस्पिटल तक। अगर उसके बच्चे को एक अच्छी और गुड हेल्थ चाहिए तो हॉस्पिटल के बाद भी वो उसके पेरेंट्स उसकी उसी तरह से केयर कर सके, उसको या इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट में उसको रख सके और वहाँ उसको एक क्लीन केयर दे सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है एक बच्चे के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवरी की तरफ चला जाए। वरना रिकवरी क्या होती है कि कुछ चीज़ें पहले से ही डैमेज होती है, तो अगर पेरेंट्स भी उसका उस तरीके से ख्याल नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा उसको कंडीशंस हो सकती है, या फिर क्रिटिकल थिंग हम कहते हैं कि क्रिटिकल उसकी कंडीशन ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट द माय यूट्यूब चैनल।